नमस्कार छात्रों। आइए क्लास 10 का ही हम साइंस का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए। अब 21 तरह का क्वेश्चन पेपर है, तो 2025 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी झारखंड बोर्ड में, उसका क्वेश्चन पत्र है। अब देखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह का प्रश्न रहता है, उसमें पहला पृष्ठ किस तरह से रहता है और क्वेश्चन क्या क्या रहता है। तो आज हम आप लोगों को उस क्वेश्चन पेपर को लेकर हम आप लोगों के पास सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो थ्योरी पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर है, उस सब सभी के सभी सब्जेक्टिव पेपर को हम बोर्ड पर आप लोगों को सारे क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि एनुअल में जो एनुअल एग्जाम हुआ था 2025 में, बोर्ड परीक्षा झारखंड बोर्ड द्वारा जो लिया गया था क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर था किस तरह से। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप इस क्वेश्चन पत्र को देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पत्र इस तरह से रहता है। आप लोग जो बोर्ड परीक्षा देने जब जाइएगा 2026 की फरवरी माह में जो एग्जाम होने वाली है, तो इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आप लोग के पास भी आएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, तो क्योंकि साइंस का है तो आप लोग देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन पेपर में इसी तरह रहेगा, जिसमें से आप लोगों को क्या रहेगा, आप लोग को पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने का रहेगा, है ना। फिर पंजीयन वर्ष लिखने का रहेगा, रोल कोड रहेगा, रोल नंबर रहेगा, लिपि रहेगा, तिथि रहेगा, बस। उसके बाद आपके पास क्या है, आप दिव्यांग है या नहीं, उस पर यस या नो कर देना है, ठीक है। इतना ही आप लोगों को कुछ करना है। उसके बाद हम लोग को क्या हो जाता है, प्रश्न शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे प्रश्न, आप लोग देखिएगा। तो ये हम आप लोग को बता रहे हैं कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया जो फाइनल एग्जाम का प्रश्न पत्र था, जो आप सेंटर पर जो आप लोगों को क्वेश्चन पत्र मिलता है, वही क्वेश्चन पत्र है। तो देखिएगा साइंस का हम लेके आए हुए। देखिएगा इसमें ऊपर में क्या लिखा हुआ, प्रश्न 1 से 30 तक बहु विकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक एक अंक का है। यानी बहुविकल्पीय माने आप लोग के पास ऑप्शन के साथ जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न दिया गया है। बहुत ही आसान आसान सा प्रश्न रहता है, आप लोग बहुत आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न जो दिया हुआ वो देखिएगा, लिखा हुआ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। बताइए सदैव क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो आप लोग को बता दें कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा, है ना। समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी और सीधा होता है। और आप लोगों को यह भी बता दें कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक दर्पण है तो इस तरह से अगर दर्पण दिया गया है ना, और अगर दर्पण रहेगा और उस दर्पण में हम लोग को जब भी बनेगा, तो क्योंकि यहाँ समतल दर्पण का जिक्र किया गया, तो हमेशा समतल दर्पण जो होता है वो सीधा होता है और उसका एक भाग जो होता है वो क्या होता है, कलर किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है ना। और वस्तु जब भी इसमें प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो जितने आप दूरी पर रहिएगा दर्पण का, है ना। अभी हम आप लोगों को समझाएं क्या कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी, है ना, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है, और इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा। देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर इसी तरह रहेगा आप लोग का, परीक्षा जब देने जाइएगा फरवरी में, क्योंकि आप लोग का प्रश्न पत्र यही रहेगा, क्योंकि हम आप लोग को जो 2025 का जो पूछा गया जो प्रश्न पत्र था वही लेकर, इसको लेके आने का उद्देश्य ये था कि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि प्रश्न पत्र रहता है किस तरह से और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में आप लोग को ये भी बता दें कि इसमें जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, या हर साल उसी चैप्टर से उसी तरह का क्वेश्चन मिलते जुलते आता है। तो कोशिश कीजिएगा इन सभी प्रश्नों को आप एक कॉपी में पेन के माध्यम से लिख लीजिए और सभी प्रश्नों को एक बार खुद से भी रीडिंग डालिएगा, खुद से पढ़िएगा, खुद से इसका तैयारी कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यही प्रश्न हुबहू आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट भी हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन यानी इसका सी होगा, द्वारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्वारक। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलते हैं हम लोग, द्वारक बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए गोलीय दर्पण की चौड़ाई या उसके परावर्तक सतह के
प्रभावी व्यास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इसका प्रभावी व्यास को ही द्वारक गुणक। यह हिस्सा है ना, यह वह हिस्सा है जिसका प्रकाश का परावर्तन वास्तव में होता है। ध्यान दीजिएगा, द्वारक द्वारक जो है, गोलीय दर्पण का जो द्वारक भाग है, उसमें हमेशा याद रखिएगा, इसमें प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो वास्तव में होता है। क्या होता है? वास्तव में होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। हम आप लोग को जो जो चीजें मेन चीज बता रहे हैं, कभी कभी परीक्षा में यही प्रश्न रहेगा, लेकिन इसमें प्रश्न किस तरह से आप लोगों को कर देगा कि जहां बोल देगा कि गोलीय दर्पण की द्वारक है ना, गोलीय दर्पण में इस तरह से प्रश्न रहेगा कि गोलीय दर्पण में द्वारक क्या होता है, तो द्वारक क्या होता है? चौड़ाई होता है। क्वेश्चन को उल्टा कर देगा। कभी कभी प्रश्न यही रहेगा लेकिन उल्टा कर देगा, क्योंकि चौड़ाई को हम लोग पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा और क्वेश्चन में बना देगा, द्वारक दे देगा, और हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पूछेगा कि गोलीय दर्पण में द्वारक क्या होता है, तो चौड़ाई होता है ना। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिएगा, तो प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे होंगे, तीसरा नंबर प्रश्न नंबर को में देखिएगा, तो तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। तीसरा में लिखा हुआ कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तब आपतन कोण I और परावर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? बताइए इसमें क्या संबंध होता है? तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, जब प्रकाश की किरण, ऐसा समझिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, जैसे हवा, विरल माध्यम क्या हो गया? हवा हो गया। अगर बोला जाए विरल माध्यम क्या है, तो हवा है। क्या है? विरल माध्यम क्या है? हवा है। ये हो गया आपका विरल माध्यम। तो विरल माध्यम हवा हो गया, है ना। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम, आप सघन माध्यम किसको बोल सकते हैं? सघन माध्यम अगर बोलेंगे तो हम लोग सघन माध्यम में जैसे बोल सकते हैं पानी, और क्या बोल सकते हैं? कांच को ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी होकर प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस कारण आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण से बड़ा होता है। उस समय क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण मतलब I, परावर्तन कोण R से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, यानी इसमें ऐसा समझिएगा कि I जो होता है ना, वो R से बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? देख रहे हैं आप लोग, जो ऑप्शन नंबर जो मैच कर रहा है वो मेरा मैच कर रहा है बी नंबर का। तो इसका सही जो आंसर होगा कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, तो लिखा आंख के रंगीन भाग को कहते हैं। आप बताए आंख के रंगीन भाग को क्या बोला जाता है? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे छात्र इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आप लोग के पास जो परीक्षा का जो समय है वो बहुत सीमित हो गया है। यानी आप लोग को फरवरी से एग्जाम है और 3 फरवरी से एग्जाम चालू है ना। तो इस तरह से आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और ऐसा भी सोच सकते हैं कि गिनती के अनुसार अगर देखा जाए आप लोग के पास टाइम अब ज्यादा नहीं बचा हुआ। तो ये प्रश्न जो हम आप लोग को बता रहे बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग को परीक्षा के लिए। इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं कि इसको आप कॉपी पर लिख के एक बार आप लोग भी इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको क्या किसको बोलते हैं? आंखें रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? तो बहुत ही आसान है। आंखें रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। आंखें रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? परितारिका बोला जाता है। अब आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानना है तो ये भी बताएं कि परितारिका जो होता है एक पेशीय डायाफ्राम होता है। ध्यान दीजिएगा, परितारिका क्या है? तो परितारिका जो है एक पेशीय डायाफ्राम है ना। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पेशीय। कभी कभी प्रश्न में ऐसा पूछ देता है, इसलिए हम आप लोग को थोड़ा इसका डिस्क्राइब करके बता दे रहे हैं कि डायफ्राम होता है। क्या होता है? पेशी। कभी कभी बोल देगा कि आंख के रंगीन भाग परितारिका क्या होता है, तो बोलिएगा पेशी डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। बताइए ये किस परितारिका जो होता है ये किसके आकार को नियंत्रित करता है? या तो हम लोग बोल सकते पेशीय डायफ्राम किसका आकार को नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। इसलिए कि जब प्रकाश की किरण आंख में जब प्रवेश करती है ना, तो ये सिकुड़ जाती है। और जब हम लोग कम रोशनी में जाते हैं तो पुतली क्या द्वार क्या होता है? फैल जाती है। तो इसलिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब धूप में काम करके अगर आप कभी छाव वाले रूम में या अंदर कभी कमरे में आ जाइएगा तो आपको कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि धूप में रहने के समय हम लोग का पुतली का जो द्वार होता है वो सिकुड़ जाता है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। लिखा हुआ स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती, बताइए किसी भी यानी एक स्वस्थ व्यक्ति है ना, एक स्वस्थ नेत्र जो होता है उसको स्पष्ट देखने के लिए उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो उसका न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर किसी नेत्र का सुस्पष्ट किसी वस्तु को देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ध्यान में रखिएगा 25 मीटर नहीं होती है, ये भी ध्यान में। कभी कभी देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, कंफ्यूजन टाइप से दिए 25 सेंटीमीटर 25 मीटर। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं या मीटर और सेंटीमीटर में कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करेंगे, मीटर में मार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उनका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला आते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 6ठा नंबर देखिएगा। 6ठा नंबर में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। 6ठा नंबर में दिया हुआ है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? कौन सा है ना, किस रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, विचलन होता है। तो पहला दिया लाल, हरा, पीला और बैंगनी। तो आप लोग को बता दें जिस रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है उस रंग का नाम है बैंगनी। कौन सा रंग होता है? बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, ये भी बता देते हैं, बैंगनी रंग का ही विचलन इसलिए अधिक होता है। तो लिखा इसलिए क्योंकि बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है ना, सबसे कम जो होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है तो बोलेंगे बैंगनी रंग का, है ना। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है तो हम लोग बोलेंगे लाल रंग का, रेड का। ध्यान दीजिएगा, इस लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी का क्या होता है, कम होता है। ये भी, और इसमें आप लोग ये भी समझ सकते हैं और ये भी आप लोग जान लीजिए कि यह कांच के माध्यम से सबसे धीमी गति से चलता है, जिससे यह सबसे अधिक झुकता है, और इसके विपरीत लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का विचलन कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 6ठा नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7वां। 7वां में लिखो ओम किसका एसआई मात्रक है? तो ये बहुत आसान सा है, आप लोग जानते होंगे। बताइए ओम किसका है? क्या विभव का होगा? तो नहीं। क्या इसका है? नहीं है। क्या आवेश का? नहीं है। क्या विद्युत धारा का? नहीं। ये किसका एसआई मात्रक होता है? ये होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और आप लोग जानते हैं ओम को किस तरह से डिनोट करते हैं? ओम को हम लोग इस तरह से करके डिनोट किया जाता है, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न है ना। 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? अमीटर के द्वारा क्या? प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत धारा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें हम लोग का तो एमीटर के द्वारा जो हम लोग मापते हैं वो क्या नापते हैं? विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? विद्युत धारा को। आप लोग को और इसमें बता दें, है ना, इसमें और आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे दें कि एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करने को मापने, और इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ए मीटर, देखिएगा ए मीटर को क्या, ए मीटर को ऐसे भी देखते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो 10वां नंबर देखिएगा। 10वां नंबर भी बहुत आसान है। क्या निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या मैनोमीटर? बताइए किसको? हम लोग सभी को जानते हैं कि जो भी समांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है वो किसको जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो ये क्या करता है? लिखा हुआ है ना, आप लोगों को बता दें कि इसमें बुक में भी पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि जिससे किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर को क्या किया जाता है? मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आप लोग को बताएं, इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
और इसमें उच्च प्रतिरोध होता है। इसमें जो जोड़ा जाता है इसमें इसका प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। अगला देखते हैं हम लोग 10 नंबर देखिए, 10वां देखिएगा में लिखा हुआ है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? समान होता है, असमान होता है, परिभाषित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर जो सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो क्या होता है? वो हमेशा समान होता है। ये याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? सभी जो होता है वो समान होता है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, जबकि क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है और एक ही दिशा में इंगित करती है। एक ही दिशा में क्या करती है? वो इंगित करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। छठा, अब हम लोग किसना कौन सा हो गया? 10 हो गया। अब 11 नंबर हम लोग देखते हैं। 11 नंबर में एक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण में लिखा हुआ है CaCO3। इसके ऊपर में क्या है? उष्मा, यानी ये उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। लिखा हुआ है CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया, या तो इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान है। देखो, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? परिभाषा आप लोग जानते होंगे। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें एक अभिकारक, क्या एक अभिकारक या एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक नया चीजों का निर्माण होता है। एरो की ये साइड जो देख रहे होंगे, एरो की ये साइड, इसको हम लोग, इस साइड जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उत्पाद। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक। क्या बोलते हैं इसको? इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकारक भी बोला जाता है। प्रतिकारक, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद, इसी को बोलते हैं प्रतिकारक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चलिए हम लोग जान लेते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा, क्योंकि एक अभिकारक है, टूटा तो दो बना, दो बन रहा है, तो दो बन रहा है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से ये जो होगा ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर। क्या देखेंगे? 11 नहीं, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा? अब देखिए इसमें दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है। दो जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है ना, अम्लीय होता है। ये भी क्या होता है? ये भी अम्लीय होता है। ये क्या होगा? ये उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। सिर्फ 9 ही जो होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 9 जो होगा वो होगा सही, क्योंकि 9 जिसका पीएच मान होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं। कौन सा देखते हैं? 13 नंबर। 13 नंबर आप लोग देख रहे होंगे। तो 13 नंबर में शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन का पाचन होता है या पचना होता है वो किस प्रकार का? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या तो इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो शरीर में भोजन का पचना होता है वो होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, वियोजन। क्योंकि हम आप लोग पता है शरीर में भोजन का पचना एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसलिए है क्योंकि जटिल खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एंजाइमों की सहायता में सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, और ये बड़े बड़े क्या होता है? बड़े बड़े अणुओं या छोटे अणुओं में विखंडित है, जो वियोजन का एक रूप होता है। जैसे हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो किसी, लेकिन वो टूट कर अलग अलग पार्ट में बट जाता है। तो अलग अलग चीजों में बटने के कारण से उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर कौन सा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आप लोग को बता दें कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रोजन होगा। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, ये जो अभी हम आप लोग को जो प्रश्न बता रहे हैं, ये 2025 का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, जो आप लोग को सेंटर पर जो क्वेश्चन पेपर मिलता है या मिला था पिछले साल,
उसका क्वेश्चन पेपर है और उसी का हम आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। चलिए देखिए, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। हम आप लोग को इसमें थोड़ा सा और जानकारी दे दें कि जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल जो होता है यानी पानी जो होता है का विघटन होता है। पानी का क्या होता है, विघटन होता है। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग कैथोड कहा जाता है पर अपचयन अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आप लोग को बता दें कि कैथोड पर जो होती है वो होती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है जिससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और धनात्मक इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं उस पर कौन सा गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस। ध्यान दीजिएगा, एनोड पर जो होती है, एनोड है ना, एनोड पर जो गैस निकलती है वो कौन सा गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती। इस बात को तो इस तरह से समझ के रखिएगा क्योंकि परीक्षा में देखिए अभी आप लोग को जो पूछ दिया गया है कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त है, तो हो सकता है कि अबर जो फरवरी में जो एग्जाम हो इसी चैप्टर से इसी तरह का प्रश्न हो, लेकिन उसमें क्या हो सिर्फ एक शब्द को चेंज कर दे, कैथोड के जगह लिख देगा एनोड और ऑप्शन इसी तरह से देगा। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के जाने के बाद भी क्या करता है कि बस एक झटका में देखने के बाद डायरेक्ट आंसर मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप लोग को सबसे पहले पढ़ के समझ लेना है कि पूछ क्या रहा है। तो कैथोड के जगह एनोड कर देगा तो उसमें कौन सा गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। लेकिन हम लोग को यहाँ फिलहाल जो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कैथोड के बारे में, तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर देखिएगा, तो 15 नंबर प्रश्न में आप लोग क्या देखिएगा कि निम्न में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को जो लाल कर देता है, नीले को जो लाल कर देता है वो कौन सा होगा। ठीक है, नीले को जो लाल कर देगा वो कौन सा होगा, लाल, क्षार या लवण या इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा कि कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखिए, नीले को जो लाल करता है वो होता है अम्ल होता है। वो क्या होता है, अम्ल। क्या होता है, अम्ल होता है। लेकिन यहाँ अम्ल का जिक्र कहीं नहीं। क्षार जो होता है वो क्या करता है, लाल को नीला करता है, लेकिन जो नीला से जो लाल करता है वो अम्ल करता है। तो यहाँ तो लाल दिया हुआ था, यहाँ लवण दिया हुआ था और यहाँ क्षार दिया, तो ये सभी के सभी नहीं होगा। इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है बहुत ही आसान है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 यही होता है इसका रासायनिक सूत्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है इसका, अगर को पूछ दे रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम होता है सोडियम, सोडियम है ना, सोडियम बाय कार्बोनेट, कार्बोनेट इसका नाम होता है, सोडियम बाय कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट में 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर में क्या दिया हुआ तो देख लीजिए। नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या जिंक। तो बता देते हैं कि विद्युत का जो सर्वश्रेष्ठ जो अच्छा चालक है इस ऑप्शन के अनुसार में तो सबसे अच्छा है कॉपर। इस जो ऑप्शन दिया हो इस ऑप्शन के अनुसार में सबसे अच्छा कौन सा है, कॉपर है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा, कॉपर होगा, है ना। आप लोग को ये भी जानकारी थोड़ा सा दे दे कि चांदी जो होता है तकनीकी रूप से सबसे अच्छा चालक, लेकिन दिए गए विकल्पों में है ना, जो दिया गया इस विकल्प है इसमें से चांदी नहीं है ऑप्शन में, इसीलिए क्योंकि कॉपर दिया हुआ है इसलिए चांदी ना देके इसमें कॉपर जो दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉपर हो गया। चलिए ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है तो देखिएगा कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच
बने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के बीच में दो परमाणुओं के बीच बने आबंध कैसे होते हैं? एकल आबंध होते हैं, द्वि आबंध होते हैं, या त्रि आबंध होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बीच में जो आंसर जो होगा ना, इसका क्या होगा? एकल आबंध होगा। जैसे दो परमाणु, जैसे ऐसा समझ लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है, अगर दो परमाणु है ना, तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखेंगे? H, और इधर से लिखेंगे H, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा इससे, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको ये देगा। तो इस तरह से आबंध जब बनेगा तो कैसे हो जाएगा? इस तरह से हम लोग लिखते हैं, और इसके पास क्या है? एक आबंध। तो इस तरह से आबंध को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। तो इसके बीच में एक आबंध होता है। द्वि आबंध में क्या होता है? 2 बार स्टार लाइनिंग दिखाते हैं। त्रि आबंध में क्या करते हैं हम लोग? इस तरह से 3 बार दिखाते हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोग को हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के बीच में जो आबंध बनता है वो एकल आबंध बनता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में जो दिया हुआ उसको हम लोग देखते हैं 19 नंबर। कौन सा? 19 नंबर। बहुत ही ये भी आसान है। 19 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है ना। 19 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ वो हम लोग को देखना है। 19 में लिखा हुआ है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए इसमें 3 होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या होता है? एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, 3 होता है। तो देखिएगा इसमें एल्कीन का जो सूत्र होगा वो कौन सा होगा? तो एल्कीन का जो सूत्र है वो इसका होगा C नंबर होगा, CnH2n। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन का सूत्र हो गया। ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये किसका होता है? ये होता है एल्काइन का। किसका होता है? एल्काइन का। एल्काइन का। और ये जो पहला जो देख रहे हैं ये किसका होगा? एल्केन का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इस तरह से। और ये जो डी नंबर दिया हुआ है ये सूत्र नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा, हम पहले ही बता दें, इसका सही आंसर कौन सा है? सी नंबर है। कौन सा है? सी नंबर। चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं कि इसमें इसमें जो होता है, इसमें सिंगल आबंध बनता है, इसमें जो बनता है इसमें डबल आबंध बनता है, और इसमें जो होता है इसमें ट्रिपल आबंध बनता है। कभी कभी प्रश्न में ऐसे पूछ देगा परीक्षा में आप लोग को कि एल्कीन में कितने आबंध बनते थे? एल्कीन में जो बनते हैं डबल आबंध बनते हैं। एल्कीन में कितना होता है? सिंगल आबंध। और एल्काइन में कितना? त्रि आबंध का निर्माण होता है। कितना? त्रि आबंध का। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, तो नेक्स्ट नंबर 20 में देखिएगा लिखा हुआ CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। ये प्रक्रियात्मक समूह जो है CHO वो किसका है? एल्डिहाइड का है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को आप देख रहे होंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? श्वसन, पोषण, जनन है, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं सजीव में ये सभी प्रक्रम पाए जाते हैं। श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? डी होगा, इनमें से सभी होगा। आप लोग को बता दें ये जितने पढ़ रहे हैं हम आप लोग को बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा कि ये आप लोग का जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये 2025 में झारखंड बोर्ड द्वारा फाइनल एग्जाम जो सेंटर पर जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो क्वेश्चन पेपर है। और उसी क्वेश्चन पेपर का हम आप लोग को बता रहे हैं कि किस टाइप का और कौन कौन सा चैप्टर से किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। साथ में इसमें हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे और उसके सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। ठीक है। तो अभी हम आप लोग को फिलहाल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र लेके सारे प्रश्न को बता रहे हैं। ठीक है। चलिए तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो गया? डी हो गया। हम आप लोग को ये भी बता दें है ना कि ये जो तीनों चीजें देखें, श्वसन, पोषण, जनन, ये सिर्फ ये किसमें ये प्रक्रिया संपन्न होता है? ये प्रक्रिया जो संपन्न होता है ये सजीवों में होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर आप लोग देखिएगा, तो 22 में क्या दिया हुआ है ना। 22 में जो दिया हुआ वो देखिएगा, तो 22 में निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट का, प्लास्टिड का,
क्लोरोफिल का या ग्रेना का? तो आप लोग को बता दें, जो पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई जो बोला जाता है वो बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है वो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होता है। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में होता है। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या पाया जाता है? हरा वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की, है ना, जो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे इसे पौधे की प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। ये सारे चीज जो आपको बता रहे हैं, ये सभी बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ? 23 नंबर देखिएगा। तो 23 नंबर में दिया हुआ है कि आयोडीन घोल की कुछ बूंद चावल के पानी में, है ना, डाली गई। क्या की गई? डाली गई। तो डाली गई चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में, अब बताए, चावल के पानी में क्या जटिल प्रोटीन होते हैं, है ना, जटिल प्रोटीन होते हैं, या तो सरल प्रोटीन होते हैं, या वसाएं होती है, या स्टार्च होता है। अब इस तरह से हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस प्रश्न को समझने का कोशिश इस तरह कीजिए कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। ठीक है, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। अब उसमें अगर डाला गया आयोडीन का बूंद तो क्या हो गया? चावल का जो पानी था कैसा हो गया? नीला और काला हो गया। इस बोलता है, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या था? जटिल प्रोटीन थे, सरल प्रोटीन थे, वसाएं थे, या स्टार्च थे। तो इसमें सही जो आंसर होगा, क्योंकि चावल में जो पाया जाता है क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। इसका सही आंसर जो होगा स्टार्च लिखा हुआ। जब आयोडीन, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब आयोडीन घोल की बूंदे चावल के पानी में डाले जाती है ना, तो उसका रंग काला और नीला हो जाता है। तो यह दर्शाता है कि, है ना, कि चावल के पानी में स्टार्च मौजूद है। आयोडीन परीक्षण स्टार्च की उपस्थिति को पता लगाने के लिए एक सामान्य रासायनिक परीक्षण है। और ये जो प्रक्रिया है ना, चावल में जो स्टार्च है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक रासायनिक परीक्षण है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर भी बहुत आसान है। निम्न में कौन पादप हार्मोन है? बताइए इसमें पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनिल, या साइटोकाइनिन। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सब चीजें तो नहीं है, क्योंकि ये कौन सा होगा? साइटोकाइनिन होगा। कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। इंसुलिन नहीं होगा, थायरोक्सिन नहीं होगा, अरे एड्रिनिल नहीं होगा। ये मानव के लिए है। और साइटोकाइनिन जो होता है, हार्मोन जो होता है, वो किसमें होता है? पादपों में होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, साथ में आप लोग को ये भी बता देते हैं थोड़ा सा, है ना, कि ये कोशिका विभाजन और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। पौधों को बढ़ाने में और उसकी कोशिका का विभाजन करने में साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो मदद करता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तो 25 नंबर देखिए। 25 नंबर में लिखा हुआ है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है। मनुष्य का मस्तिष्क का औसत भार कितना? 3.5 kg, 1.5 kg, 4 kg या 5 kg। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1.5 kg, यानी 1.5 किलो होता है। कितना होता है? 1.5 किलो यानी 1.5 kg। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार जो होता है, औसतन जो निकाला गया है जो भार, वो हम आप लोग को बता रहे 1.5 kg यानी 1.5 किलो के लगभग होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसमें ध्यान में रखिएगा कि एक वयस्क जो होता है, एक यंग जो होता है ना, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1200 से 1400 ग्राम, यानी इसी को हम लोग बोला गया। अगर ग्राम में पूछेगा तो 1200 से 1400 ग्राम लगभग, या लगभग 1.3 से 1.5 तक होता है। ऐसा नहीं कि 1.5 kg ही होता है। कभी कभी आप लोग ऑप्शन के जगह लिख देगा 1.3 kg, तो आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा, क्योंकि मानव का मस्तिष्क का जो औसतन भार जो होता है 1.3 से 1.5 kg के बीच होता है। ठीक है, या उतना ही बराबर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखिए। प्रश्न नंबर कौन सा? 26। प्रश्न नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है? शरीर की
है ना, भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। 26 नंबर प्रश्न में लिखा शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। तो इसका नियंत्रण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क। ना पर मस्तिष्क है, ना मेडुला है, ना पोन्स है। तो इसका जो होता है सही आंसर जो होगा वो होगा बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर देखिएगा, 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एड्स रोग किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो जो एड्स जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 में लिखा हुआ है वायरस संचरित रोग है। वायरस क्या संचरित रोग है, लिखा है सर्विक्स, कार्सिनोमा, हर्पिस, एड्स या इनमें से सभी। तो बताइए इनमें से क्या होगा, तो इनमें से ये जो आंसर होगा वायरस जो होगा, है ना, वायरस जो लिखा हुआ है संचरित रोग है, तो ये क्या होगा, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या होगा, सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा। मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है, कितनी होती है, तो आप लोग को बता दें कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होती है 22 जोड़ा। कितना होता है, 22 जोड़ा। ठीक है, 22 जोड़ा होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिएगा, तो इसमें दिखा 30 नंबर में देखिएगा, तो 30 नंबर में क्या दिखा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। तो आप लोग प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ना वो पेड़ पौधे होते हैं, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, बताइए पेड़ पौधे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे अब शाकाहारी में और भी जीव आते हैं, जैसे हो गया गाय, हिरन, खरगोश, टिड्डे, ये सब चीजें भी जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। लेकिन आप लोग को बता दें खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता उन जीवों को कहा जाता है जो सीधे उत्पादकों जैसे कि पौधे और शैवाल को खाते हैं। ये जीव मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जो सीधे खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्राथमिक जिसका उत्पादन होता है और वो क्या करता है, सीधा उसका ग्रहण कर लेता है, तो वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी। तो हम लोग जानते हैं गाय हो गया, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, टिड्डे हो गया, है ना, ये सभी के सभी जीव जंतु जो है क्या है, ये शुद्ध शाकाहारी जानवर है। चलिए